तो हेलो गाइस, मेरा नाम विष्णु जायसवाल है। मुझे बहुत सारे डीएम आए, मुझे बहुत सारे इंस्टा पे मैसेज आए कि भाई अपना एज बता। तो ये देखो, मेरा एज है 17 ईयर्स, और फिलहाल मैं भी 12th स्टैंडर्ड में मूविंग कर रहा हूँ। बट आप लोग मेरे एज पे मत जाइए, क्योंकि मेरे को नॉलेज बहुत बहुत है अभी फिलहाल। क्योंकि मैंने 10th की जो पढ़ाई थी मैंने बहुत की थी, और बोर्ड जब कैंसिल हो गए तो मेरे अंदर जो रिग्रेट था वो रिग्रेट्स खत्म नहीं हो रहे थे। मैंने लिटरली, मैं बोलूँ क्या, कि मैंने अपने जो असाइनमेंट्स जो मैंने किए थे मेहनत से, जितने भी नोट्स बनाए थे, जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे मैंने, वो सब मैंने फाड़ के फेंक दिए थे। बट कुछ क्वेश्चन पेपर्स बचे हैं, मैं अभी उनको भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस ऑफ साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ऑन ग्रेविटेशन। तो हेलो, तो गाइस, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ न्यू जनरेशन को प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ओ, और शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो और लाइक करो। तो ये रहा स्पार्क ऑफ न्यू जनरेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले क्वेश्चंस, पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, फिर राइट और रॉन्ग। फर्स्ट लेसन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये एमसीक्यूज और राइट और रॉन्ग। फर्स्ट लेसन का एक बात ध्यान रखना, एस्केप वेलोसिटी, और हमारा क्या नाम है उसका, एस्केप वेलोसिटी, और क्या, वो एस्केप वेलोसिटी और वैक्यूम में क्या होता है, फ्री फॉल, और कुछ डिफरेंशिएशंस आएंगे बस, और कुछ नहीं। और न्यूटन के लॉ और केपलर्स बाबा के लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए डायग्राम कंपलसरी है। और थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ बहुत जरूरी है। केपलर के थर्ड लॉ से ही उसका पूरा लॉ डिराइव होता है। चलो, अभी हम मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिए हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। तो da- or dash is necessary to change the speed as well as the motion of an object। क्या नेसेसरी है स्पीड को चेंज करने के लिए, और एक ऑब्जेक्टिव मोशन, एक मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। फोर्स है, इनर्शिया है, कि मोमेंटम है, कि मोशन है। तो मैं बताता हूँ इनर्शिया का। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर का कितना कैपेसिटी वो होता है। मोमेंटम, जब आप एक कंटिन्यू लाइन में चलते रहते हैं तो वो मोमेंटम बन जाता है। तो मोशन, तो आप जानते हैं सर्कुलर मोशन, अगर आप इधर से उधर चले तो वो मोशन। तो इसका आंसर आएगा फोर्स, क्योंकि फोर्स जब भी आप अप्लाई करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और मोशन दोनों चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी कार एक्सीडेंट देखा रहेगा, अगर नहीं देखा रहे ऐसा कभी हो ना किसी का कार एक्सीडेंट, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कभी कार एक्सीडेंट देखी, जो बड़ी ट्रक्स रहती हैं वो पूरे छोटी कार का मोशन और शेप, साइज, स्पीड सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ। इसका आंसर है हमारा मोशन। मोशन, सॉरी, फोर्स सॉरी गाइस, फोर्स है, मेरे मुंह से निकल गया, माफ करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार डैश। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार डैश। तो ये एक केपलर बाबा का लॉ है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, एक केपलर बाबा का लॉ है। केपलर बाबा का लॉ है, इसको ध्यान से देखो। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। इसका आंसर एलिप्टिकल आएगा। एलिप्टिकल हमारा डी, ऑप्शन डी वाला इलेप्टिकल आएगा। ये केपलर बाबा का लॉ है, फर्स्ट लॉ है ये केपलर बाबा का। ठीक है बच्चों, केप इलेक्ट्रिकल। अब चलो तीसरे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द डैश इज फोर्स वीकर देन अदर फोर्स इन नेचर। नेचर में कौन सा फोर्स सबसे वीक है या तो कमजोर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तो भाई, न्यूक्लियर फोर्स की तो बात में, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है पूरे नेचर में। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब क्या, एटम्स के अंदर के फोर्स एक दूसरे को जो कंबाइन करते हैं वो। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल। टेक्स्ट बुक में दिया है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपको पता चलेगा। टेक्स्ट बुक रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट।
क्वेश्चन बैंक बच्चों को इसलिए दिया जाता है लेसन वाइज, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए हमारा कितना पढ़ के हुआ है और कितना नहीं पढ़ के हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आएगा हमारा ग्रेविटेशनल। को कलर चेंज कर ले वरना सेम सेम हो जाएगा। हम लोग जो नीला रख लेते हैं। इसका आंसर आएगा ग्रेविटेशनल। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एमसीक्यू, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to dash of the mean distance of a planet from the sun। तो ये भी एक केपलर बाबा का लॉ है, ध्यान से देखो। ये केपलर बाबा कौन सा लॉ है बताओ, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है? कमेंट्स में मुझे बताओ। जो जिसका सबसे पहला, जिसके आधे घंटे में कमेंट्स आएंगे, मैं उन सबको वो हार्ट दूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता रहा हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। बताओ कौन सा? ये है केपलर बाबा का थर्ड लॉ। तो चलो देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डैश मीन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसका आंसर है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। मतलब जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, मतलब जो पीरियड उसको लगा है रिवॉल्व करने को सन के, वो स्क्वायर होएगा टाइम पीरियड। इसको टी भी बोल सकते हो, टी। चलो मैं आपको केपलर बाबा का लॉ समझाता हूँ। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग डी लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ द सन। तो अब इसका प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए कि इसका डी डी नहीं लिखते, चलो हम लोग टेक्स्ट बुक वाइज चलेंगे। टेक्स्ट बुक में शायद तक आर दिया है, टेक्स्ट बुक में आर दिया है शायद तक, आर रेडियस। आर से डिस्टेंस भी होगा, रेडियस भी होगा, आप डिस्टेंस को समझिए। तो टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब। तो और इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। के क्या होता है? कांस्टेंट होता है बच्चों। के क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्यूब आएगा, क्यूब क्यूब। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ वाला एमसीक्यू। द वैल्यू ऑफ जी इज एट द इक्वेटर इज डैश इज एट द इक्वेटर। अच्छे से पढ़ो। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डैश एट द इक्वेटर। ये आपको पेज नंबर मुझे लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ठीक नीचे दिया रहेगा, वेरिएशन इन ग्रेविटेशन, वेरिएशन इन स्मॉल जी। तो मुझे लगता है फर्स्ट पॉइंट जो है चेंज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस पे रहेगा ये आंसर। सॉरी बच्चों, थोड़ा गला खराब है, चलो तो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डैश एट द इक्वेटर। तो क्या रहेगा आंसर, जरा बताओ। इक्वेटर पे सबसे छोटा वैल्यू रहता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और सबसे हाई रहता है पोल्स पे। जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल है ना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सबसे हाईएस्ट उधर रहेगा वैल्यू, और इक्वेटर पे कम रहेगा। इक्वेटर पे क्या रहेगा जरा सोच के बताओ बच्चों। इक्वेटर पे रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, तो कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 9.78 मीटर पर सेकेंड। 9.78 मीटर पर सेकेंड में फिर से बोला वो, और आपको एक और बार समझाता हूँ। वेरिएशन इन जी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें रहेगा, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी उसमें रहेगा, और उसके ऊपर ठीक एक ग्रेविटेशनल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव दिया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स। आप वो भी कर जा सकते हो एग्जाम में। मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट लेसन के जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे वो भी बता दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखो। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, जिसे कहते हैं हम लोग, इज डैश एट द इक्वेटर।
तो ये इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट 9.78 मीटर पर सेकेंड। तो चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है सिक्स्थ वाला। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू the product of masses of those bodies and his dash of the distance between। तो बच्चों ये भी एक लॉ है, ये लॉ न्यूटन बाबा का है। अभी मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ तो आप लोग को पहचान में आ गया रहेगा। ये लॉ है न्यूटन बाबा का यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे कहते हैं हम लोग। न्यूटन बाबा का लॉ है जिधर केपलर लॉ दिया है उसके ठीक पीछे पेज पे न्यूटन बाबा का भी लॉ दिया है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। सॉरी बच्चों अगर आपको नाम में डिफरेंस लगा तो सॉरी उसके लिए, बट उसको लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो बच्चों इसका सोच के आंसर बताओ क्या रहेगा। मैंने आपको इतना हिंट तो दे दिया है कि जिससे आप मुझे बता सकते हो आंसर। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर। तो the gravitational force between two bodies is directly proportion to the product of the masses of those bodies and is inversely proportion to the square of the distance between them। देखो बच्चों ये एमसीक्यूज में जितने भी एमसीक्यूज है उसमें आपके सारे लॉज रिवाइज हो जा रहे हैं। सारे लॉज मतलब जितने भी ये हमारे फर्स्ट लेसन में लॉज है वो सभी रिवाइज हो जा रहे हैं, टेंशन मत लो। मैं आपको इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, रुको। तो बच्चों ये न्यू पेज ले लिया हम लोगों ने। अब आपको मैं कैसे करना था डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्स्टेंट, इनका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। तो देखो चलो मान लेते हैं कि ये ए है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी से। तो डायरेक्टली और इनवर्सली का क्या फर्क है वो बता दो। डायरेक्टली में अगर समझ लो ए की पावर इससे 1 है ना, 1। अगर ए की पावर मैंने 2 ली तो ए की पावर 2 लेने से बी की पावर भी 2 हो जाएगी, बी की पावर भी 2 हो जाएगी। पता है कैसे? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर ए कम करोगे तो बी भी कम हो जाएगा, अगर बी कम करोगे तो ए कम हो जाएगा, अगर ए ज्यादा करोगे तो बी भी ज्यादा जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कांस्टेंट जैसे कि तुमने खाया मैंने खाया एक ही बात नहीं है। इसमें ए कम करोगे तो बी भी कम हो जाएगा, ए बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों भाई भाई है। अगर एक खाना खाएगा तो दूसरा भी खाना खाएगा, एक पानी पिएगा तो दूसरा भी पानी पिएगा ही। आप ऐसा भी समझ सकते हो। चलो फिर अभी इनवर्सली प्रोपोर्शन के कांस्टेंट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शन कैसे हो जाता है रुको बताता हूँ आपको। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी। तो अगर हम लोग इसमें रुको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ए इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी। ये बी कुछ अलग ही दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से एक सेकेंड अच्छे से बना लेते हैं। बी इसमें अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, समझे? समझ लो ए की पावर इधर मैंने ली 2, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, तो बी का पावर घटेगा। और समझ लो मैंने अगर ए की पावर एज इट इज रखी तो अगर बी की पावर बढ़ाई तो ए घटेगा, समझे? चलो अब कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया आप लोग को। चलो हम लोग अभी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। किधर चला था हमारा एमसीक्यूज? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया था, हाँ ये रहा। तो इसका आंसर था हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका एक डायग्राम भी दिया है,
m1 m2 नीचे लाइन मार के d स्क्वायर। तो वो भी फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ g का फाइंड आउट करने का। मैं आपको पहले बता दूं वैल्यू ऑफ g फाइंड आउट करने का वो फॉर्मूला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और बिग जी इन एसआई यूनिट इज डैश ए 6.673 into 10 raised to minus न्यूटन पर मीटर न्यूटन अन मीटर स्क्वायर एयर पर केजी स्क्वायर। तो बताओ फिर सेकंड ऑप्शन 6.673 into 10 raised to ओ 11 न्यूटन अन मीटर पर केजी और 6.6 किलोमीटर सॉरी थर्ड ऑप्शन 9.673 into 10 raised to 11 न्यूटन मीटर पर केजी और डी ऑप्शन 6.673 into 10 raised to माइनस न्यूटन पर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप लोग को पता रहेगा कि ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि बिग जी और बड़े जी का जो वैल्यू है वो 6.6 में ही रहता है, बट इसमें से कौन सा है हम लोग वो आ जाओ देखते हैं। इसमें से अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा रहेगा तो पेज नंबर 4 पे जिधर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है उसके ठीक नीचे एक यूज योर ब्रेन पावर नाम का येलो बॉक्स में लिखा है। उसी के अंदर जिस साइंटिस्ट ने उसका वैल्यू फाउंड आउट किया था वो भी दिया गया है और जिसने वो भी दिया और उसका वैल्यू भी दिया गया है। तो उसका वैल्यू है उसके वैल्यू में देगा फर्स्ट ऑप्शन 6.673 into 10 raised to minus 11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उधर आपको अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक जाके अभी तुरंत तो उधर आप लोग मुझे बोले सर इधर पर केजी तो -2 में दिया है सर। आपने अपॉन में ले लिया ना उसको, आपने इंडाइसेस सीखा रहेगा। अगर पावर माइनस में है तो उसको अपॉन में ले लोगे तो उसका पावर और पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसा ही है। तो इसका आंसर है हमारा 6.673 into 10 raised to -11 न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब आते हैं फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट की तरफ। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। किस में पॉसिबल रहेगा, एयर में, वैक्यूम में कि सरफेस ऑफ द अर्थ कि नन ऑफ दिस में, किस में रहेगा कोई बताओ। इसका आंसर आप लोग सीधे जानते रहोगे, फ्री फॉल सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वैक्यूम में। इसमें वैक्यूम में पॉसिबल है। इसका भी एक रीज़न है, अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़े रहोगे तो फ्री फॉल के डेफिनेशन में ही उसका रीज़न दिया गया है। मैं आपको इधर सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ होमवर्क भी दूंगा, जैसे कि अभी ये फ्री फॉल का डेफिनेशन अच्छे से जाके पढ़ो, या तो फ्री फॉल का जो पैराग्राफ है वो पढ़ो, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा ही पैराग्राफ है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कितने एमसीक्यूज हो गए, 8 एमसीक्यूज हो गए हैं। तो ये रहा हमारा 9वां एमसीक्यूज। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज the value of small g or gravitational acceleration is dash at the equator. Sorry, is dash. The value of small g is dash at the is dash. अभी सोचो, ये भी वेरिएशन ऑफ g का है। सोचो 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 सोचो। अगर आपने सोच लिया तो मुझे आप लोग को आंसर आता रहेगा मुझे लगता है, और आंसर रहेगा ए, हाईएस्ट एट द पोल। उसमें छोटे से मतलब वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में दिया रहेगा कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है पोल्स पे, हाईएस्ट एट द पोल। तो चलो हम लोग 10वें एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 10वें एमसीक्यूज में
कुछ तो मून टाइप है सर, ये तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा बोलोगे। द वेट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इज नियरली डैश ऑफ द weight of the earth. The weight of any object on the moon is nearly dash of the weight of the earth. सर अब ये बताओ इधर मून का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ऐसा बोले। भाई हम लोग वेरिएशन ही जी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मून का भी कॉन्सेप्ट है। देखो जहाँ पे मास और वेट का कॉन्सेप्ट है उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, ना कि कोई हाईलाइटेड, सिर्फ नॉर्मल जैसा पैराग्राफ दे रहेगा, उसके अंदर वो आंसर है। उसका आंसर आप लोगों ने अगर देख लिया रहेगा तो उसका आंसर है 1/6। मतलब जो वेट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून मून जो रहेगा 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ रहेगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा लास्ट एमसीक्यूज, ये रहा लास्ट एमसीक्यूज। सोचो सोचो बच्चों, ये तो न्यूमेरिकल्स है सर, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर। चलो आ जाओ। तो बच्चा सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। अ पर्सन वेट्स 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी डैश, विल बी डैश। तो इसका सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। तो बच्चा हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। कहाँ गया, कहाँ कहाँ, चलो अभी देखो, अगर हम लोग अगर अभी जो पहले का एमसीक्यूज रहेगा उसमें देखा जाए तो वेट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ ऑन द वेट ऑफ द अर्थ। मतलब अगर कोई समझ लो एक ए नाम का बंदा है, अगर वो अर्थ पे कूदेगा, मतलब हल्का सा जंप मारेगा तो उतना जंप नहीं होगा। मतलब अगर आप फिर अगर वही ए नाम का बंदा मून पे जाके जंप मारेगा तो वो 6 टाइम्स हायर मारेगा। सोचो जस्ट 6 टाइम्स हायर, जस्ट इमेजिन कितना होएगा। तो इधर देखो, इधर 1/6 बोला तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर। कितना न्यूटन बोला है, 6 न्यूटन। फॉर्मूला पहले लगाते 1/6 इंटू 60। तो 6 1 6, 6 10 60, और इसका आंसर है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इसका आंसर आएगा। सिंपल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए था और कुछ नहीं। आप इसको रट भी सकते हो, या तो आप फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार बोर्ड्स में कुछ और मतलब इसका 60 न्यूटन दिया है तो उधर आपको मून का वेट दे दिया रहेगा और आपको अर्थ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो बताओ कैसे करोगे, इसलिए फॉर्मूला से जाओ। चलो आ जाओ राइट और रॉन्ग। मैंने राइट और रॉन्ग के आंसर पहले से ही लिख के रखे हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो और हम लोग फटाफट से कर सके। चलो राइट और रॉन्ग। पहला क्वेश्चन, इफ अ डिस्टेंस ऑफ मास इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम लेस देन द प्रीवियस फोर्स। इसका आंसर राइट और क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपने ध्यान से पढ़ा रहेगा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जिधर उसने फॉर्मूला दिया है न्यूटन न्यूटन बाबा ने, जिनकी वजह से पूरे 12th और आगे जाके फिजिक्स पूरा ब्रॉड हो गया है, तो उसमें दिया रहेगा कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो मास डबल होता है। मास डबल होता है, डबल होता है, और उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है। सॉरी मुझे थोड़ी देर सोच में आ गया था कि डिस्टेंस डबल होता है। जस्ट इमेजिन ए और बी नाम का डिस्टेंस बढ़ रहा है, उनका मास भी डबल हो जाएगा, फिर उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो कम हो जाएगा। समझ लो दो मैग्नेट मैंने चिपकाए हैं, दो मैग्नेट को मैंने चिपका दिया, तो जब जब मैं अगर मैं उनको दूर ले गया तो उन लोग के बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम हो जाएगा और उन लोग का मास तो डबल हो जाएगा ना। तो वैसे ही उधर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होएगा। तो इसका आंसर है राइट।
तो बच्चों मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जाके डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप आप, ठीक है। फटाफट जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चों। उधर मैंने सारे क्वेश्चन बैंक्स, मेरे सारे वीडियोस और सारे जितने भी मतलब अभी तक वीडियोस लिए हैं उनके पीडीएफ सभी मैंने इधर प्रोवाइड किए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड राइट और रॉन्ग की तरफ। द CGS unit of G or big gravitational acceleration is Diane centimeter square raised per स्मॉल जी स्क्वायर, मतलब ग्राम से, वो सॉरी स्मॉल जी नहीं है, ग्राम से। तो न्यूटन पर मीटर और पर मीटर केजी, यही है ना, न्यूटन पर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही था ना उसका आंसर न्यूटन का। देखो जरा इधर मैंने दिखा देता आप लोग को, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। न्यूटन, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो अगर हम लोग डायन में करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, न्यूटन का डायन हो जाएगा और केजी का ग्राम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों राइट है। The value of gravitational acceleration with the center of the earth is 0। इसका आंसर राइट आएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर में 0 रहता है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि सेंटर में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे होएगा, वो जस्ट इमेजिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे परफॉर्म हो सकता है। या स्मॉल ये बिग जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल में हमेशा 0 रहता है। आप ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट बुक में, उसके पैराग्राफ में ये आंसर दिया गया है। बच्चों देखो इसमें हमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं वो सारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर से आए हैं, कोई डाइजेस्ट से कॉपी नहीं किया। इसलिए बाल भारती हमेशा एग्जाम से बोर्ड एग्जाम के पहले क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर देता है, जिससे बच्चों को पता लगे कि हमने कितना पढ़ के हो चुका है और हमें और कितना पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। The value of the G is highest at the equator। अभी बच्चों हम लोगों ने देखा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जी की, स्मॉल जी की किधर रहती है, बताओ जरा। सर पोल पे, आप तो अब इजी से बोल, सर पोल पे, जस्ट मैंने सर पोल पे आंसर। और आपने एमसीक्यूज में अभी जस्ट करवाया, तो इधर तो सीधे से रिलेट किया गया है क्वेश्चन को, इधर आंसर आएगा रॉन्ग। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बिग जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है। मतलब आज मुंबई में ग्रेविटेशन का 9.81 कर रहा है, तो वो फिर इंदौर में 10.8 रहेगा, ऐसा कैसे होएगा। प्लेस टू प्लेस नहीं, सरफेस ऑफ द अर्थ और ये डेप्थ ऑफ द अर्थ, ये रहता है चेंज स्मॉल जी का ग्रेविटेशनल। और जो बिग जे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है सीधे से रॉन्ग। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एज इट्स राइजेस अबाउ द अर्थ सरफेस इट्स वैल्यूज इंक्रीज। अगर समझो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर जा रहा है, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हो गया भाई बताओ जरा। ये लोग मतलब डायरेक्टली आंसर रॉन्ग आएगा आपके दिमाग में। ठीक है बच्चों, अब मेरे को आपको एक और चीज सिखाना था जो कि इसमें नहीं दिया गया है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं बच्चे, बच्चे ने मतलब बोर्ड वाले, कि एस्केप वेलोसिटी का, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी बताओ कितना है। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है। तो बच्चों हम लोग क्या एस्केप वेलोसिटी देख रहे थे। एस्केप वेलोसिटी, इसके लिए कलर कौन सा ले, आ जाओ कलर ये ले लेते चलो। एस्केप वेलोसिटी, ये क्या, ई तो बहुत दूर चला गया सर। एस्केप वेलोसिटी, आप मुझे सर बोलो, भाई बोलो, मुझे कुछ भी नाम से पुकार सकते हो, मैं आपका एज अ फ्रेंड एज अ टीचर
एज अ ब्रदर सबसे मदद कर सकता हूँ। तो एक रॉकेट को जस्ट इमेजिन, जब रॉकेट को बनाया जाता रहेगा तो रॉकेट को कितने स्पीड से छोड़ा जाता रहेगा कि वो अर्थ को एक बार में ही ये कर सके, क्रॉस। हाँ, रॉकेट आपने देखा रहेगा अभी, ये नासा रॉकेट लॉन्च करता है, फिर हमारा इसरो लॉन्च करे किया है रॉकेट, मंगल, मंगल मिशन मंगल, आपने पिक्चर देखा रहेगा। तो अर्थ को, मतलब अर्थ को एस्केप करने के लिए कितना उसको वेलोसिटी है, कितना स्पीड लगा रहेगा, जस्ट इमेजिन। तो कोई बोल रहा है सर 10 किलो प्रति घंटे से, सर 10 किलो, 12 किलो, 50 किलो, 50 किलोमीटर सेकेंड से, सर नहीं बच्चों, इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर और 14 में दिया है, जहाँ पे उन्होंने ये एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन किया है या तो न्यूमेरिकल्स किया है। उधर आपको इज इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर्स और पर सेकेंड का दिया रहेगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसके लिए आंसर के लिए कलर अलग लेते हैं। 11.2 किलो पर सेकेंड, मतलब एक रॉकेट को 11.2 किलो पर मीटर की स्पीड से लॉन्च किया जाता है एक रॉकेट को, जिससे वो तुरंत अर्थ को एस्केप कर सके। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो तुरंत ही एस्केप हो जाती है। फिर उसके बाद उसको उतना ही स्पीड और दिया जाता है जिससे कि वो उस स्पेस में जिधर उसको जाना है वो उधर तक पहुंच सके। चलो बच्चों बाय। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उधर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। और आप लोग बोलते हैं सर आप तो सिखाते सही हो, मैं ये भी नहीं बोला कि मैं ख़राब सिखाता हूँ, बट मेरी टीचिंग में थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है लाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट मैं इम्प्रूवमेंट भी करूँगा धीरे धीरे आप सभी के लिए, जिससे आपको अच्छा नॉलेज और जिसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। और आप सभी को बाय, गुड बाय। मेरा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ आपको और किन क्वेश्चन बैंक के ऊपर चाहिए। अभी देखो, अभी मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक आपको करवा दिया है। अभी ये साइंस वन का क्वेश्चन बैंक हो गया फर्स्ट लेसन का, हिस्ट्री के भी फर्स्ट लेसन का हो गया है। तो मैं अभी ये साइंस टू नहीं तो मैथ्स वन पे, मैथ्स के लिए टाइम लगेगा बच्चों, मैथ्स के लिए बहुत ही अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए 1 से 2 घंटा लग जाएगा मैथ्स के एक एक लेसन को सॉल्व करने के लिए बच्चों। तो मैथ्स में थोड़ा लेट डालूंगा, बट जितने भी हमारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, फिर साइंस वन साइंस टू मैथ, जोग्राफी, इन सब पे मैं अभी वीडियो फटाफट वीडियो डालना चालू करूँ, जिससे आप फटाफट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आपका क्वेश्चन बैंक जल्दी सॉल्व हो। और हम सब हैट्स ऑफ करते कि पक्का वादा करो कि हम सब 95 जाएंगे प्लस, 95+% बच्चों। इस साल पता है, इस साल में जब अभी मैं आपसे थोड़ा कुछ बातें कर लेता हूँ। अभी बीच में मतलब मेरे को न्यूज़ आ रही थी कि हिंदुस्तानी बाव जेल में, हिंदुस्तानी बाव ने मतलब ये कोलैबोरेशन, मतलब बात की वर्षा गायकवाड मैम से कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। फिर बीच में इंस्टा पे मीम वायरल हो रहा था कि भाई वो बंदा है पेंडुक्कर कॉलेज में रहता है, उसको 80 मार्क के पेपर में से 10 मार्क का भी नहीं रहता। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा देश का यूथ ऐसे बढ़ेगा क्या आगे? नहीं। तो प्लीज बच्चों पेपर कैंसिल होने का छोड़ दो अब टाइम कम है, और आपका अभी टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। मैं अभी उस पर वीडियो बना दूंगा कल के कल। और अगर आपको टाइम टेबल मिल गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा टाइम टेबल, उस पर वीडियो क्यों बनाया जाए। तो डायरेक्टली हम लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, चाहो तो, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये मेरा आईडी है विष्णु_J229 तो बच्चों चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोको, वरना कोई बात नहीं, शेयर करिए। चलो चलो बाय बच्चों, टाटा, बाय बाय। चलो हम लोग एक हाथी बनाते हैं कि क्या बनाएगा, चींटी बनाते हैं, आ जाओ चींटी। आज हम लोग एक ड्राइंग करके जाएंगे सर। ची
टी ची टी। ये देखो ये चीटी रहा है, ये चीटी कम दिख रहा है बच्चों, ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, बट कोई बात नहीं, ये चीटी है। ये हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बता दूँ, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना सीखो। हमेशा हार्ड वर्क करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, हमेशा कभी कभी स्मार्ट वर्क करने से भी ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।